और आज की सबसे दुखद, सबसे बड़ी खबर, सबसे चौंकाने वाली, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सदमे में डालने वाली खबर आज सुबह हमें मिली 8:45 के आसपास, जब एक प्लेन क्रैश होता है और उस प्लेन में मौजूद होते हैं एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार। अजीत पवार का निधन हो गया है। विमान क्रैश से जुड़ी इस वक्त की कुछ बड़ी बातें आपको बता देती हूँ। बारामती जाना था अजीत पवार को और वो अपने साथियों के साथ एक छोटे प्लेन में सवार होकर, जिसे लियर जेट भी कहते हैं, लियर जेट 45 उस विमान की मेकिंग है, उसमें सवार होकर वो मुंबई से बारामती की तरफ जाते हैं क्योंकि लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं। वहाँ पर उन्हें 3-4 सभाओं को संबोधित करना था। तो वहाँ बारामती में जैसे ही प्लेन को लैंड करना था वो क्रैश हो जाता है, हादसे का शिकार होता है। लोग अगल बगल, क्योंकि 100 फीट, कुछ चश्मदीद ये बता रहे हैं कि 100 फीट की ऊंचाई तक तो उनको दिख रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, और जैसे ही प्लेन नीचे की तरफ आया, लोग उसकी तरफ भागे मदद के लिए हाथ बढ़ाते, उससे पहले प्लेन ने आग पकड़ ली और आग के बाद 3 से 4 विस्फोट सुनाई देते हैं और हालत वहाँ पर ऐसी हो जाती है कि प्लेन के परखच्चों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये तमाम कार्यकर्ता है जो बारामती के अस्पताल में मौजूद हैं। रोना बिलखना आपको इस वक्त सुनाई पड़ रहा है। लोगों के लिए वहाँ पर इस बात को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अब उनके बीच 66 वर्ष के अजीत दादा पवार नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दिया है, आपको न्यूज 18 इंडिया पर सुननी चाहिए। आणि आमच्या पाठीमागेच विमानतळ म्हणजे एरोप्लेनची धावपट्टी आहे। माफ़ी चाहती हूँ, ये चश्मदीद को आप सुन रहे थे जो प्लेन क्रैश की बातों को बता रही थी। मैं आपसे कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आपको सुनवाने वाली हूँ। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, मेरी टीम मुझे ये बता रही है, लेकिन इस हादसे में अजीत पवार सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के बारामती में लैंड करते वक्त प्लेन क्रैश हो गया। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की है या कोई तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हो गया। हादसे के बाद ये सामने आए वीडियो में पूरा प्लेन आपको दिखाई दे रहा है जो जलकर खाक हो गया है। हादसे के बाद महाराष्ट्र में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले पोस्ट किया, गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया, सीएम फडणवीस, जिनका बयान अभी मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया। और शरद पवार, सुप्रिया सुले, बताया जा रहा है कि उनका परिवार तो यहाँ दिल्ली में मौजूद था उनके निवास पर, इसलिए क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत होगी। सुप्रिया सुले सांसद हैं और उनको इस बजट सत्र में मौजूद रहना था, लेकिन जैसे ही खबर आई पूरा का पूरा परिवार पहुंचा बारामती की तरफ। 11, साढ़े 11 बजे की फ़्लाइट थी। इनफैक्ट अभी वो लोग फ्लाई कर रहे हैं, किसी भी वक्त बारामती में लैंड कर सकते हैं। लेकिन अब दुखद बात यह है कि अजीत पवार हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जैसे ही ये खबर, चाहे वो एनसीपी गुट के नेता हो शरद पवार वाले, या फिर अजीत दादा पवार के ही गुट के नेता हो, या फिर वो कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के या एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के कार्यकर्ता हों, सबके सब सदमे में हैं। सबके सब इसीलिए चौंक गए हैं क्योंकि अजीत पवार की एक अलग पर्सनैलिटी थी। अजीत पवार थे तो राजनीतिज्ञ, लेकिन उनकी दोस्ती, उनका व्यवहार हमेशा डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड आदमी की तरह रहता था। अजीत पवार जन्मे थे 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर ज़िले में, देवलाली प्रवरा में। वो शरद पवार के बड़े भाई जो हैं अनंतराव पवार, उनके बेटे हैं। अजीत पवार के पिता फिल्मी जगत से ताल्लुक़ रखते थे और अजीत पवार शुरुआत से ही शरद पवार को अपना इंस्पिरेशन मानते थे और उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। एक चैनल को एक बार उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें अपने बचपन का जिक्र करते हुए ये कहा था कि मैं शुरुआत से अपने चाचा से डरता था, लेकिन हम भाई बहनों में हमेशा प्यार रहा था और मुझे लगता है पार्टी और परिवार को अलग अलग रखा जाना चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया को इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था, क्योंकि हमने बहुत ऐसे सवाल पूछे थे कि चाचा ने आपका साथ नहीं दिया, इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि वो आप उनके भतीजे, आप उनके बेटे नहीं हैं, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे कि राजनीति अलग चीज़ है, परिवार अलग चीज़ है, चाहे कुछ भी हो जाए चाचा और भतीजे अलग नहीं हो सकते हैं। मैं आज भी उनसे मिलता हूँ, मैं आज भी उनसे बात करता हूँ। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पदम सिंह पाटिल की बहन सुनेत्रा पवार से शादी की। फिर उनके 2 बेटे हुए, जय पवार और पार्थ पवार। सुप्रिया सुले
अजीत की चचेरी बहन हैं। अजीत पवार ने 1982 में राजनीति में कदम रखा था, फिर 93 में शायद उन्होंने पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ा था। जब वो आए थे राजनीति में 1982 में, तब वो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बोर्ड के लिए चुन लिए गए थे। फिर बारामती से वो 93 में सांसद चुने भी गए। उपचुनाव हुआ तो उन्होंने उस सीट को छोड़ दिया चाचा शरद पवार के लिए, और यहीं से जीतकर शरद पवार, जो कांग्रेस की सरकार थी और उसे लीड कर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी सरकार में फिर शरद पवार रक्षा मंत्री बने। फिर 1995 में ठीक 2 साल बाद अजीत पवार बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन लिए गए। फिर 99 में, 2004 में, 2009 में, फिर 2014, 2019, 2024 में वो यहीं से विधायक चुने गए। 1999 में विलासराव देशमुख की सरकार में उन्हें सिंचाई विभाग में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और फिर 2004 में जब एनसीपी की 71 सीटें आई, तब शरद पवार ने कांग्रेस, जिसे लगभग 69 सीटें आई थी, उनको मौका दिया। अजीत पवार शरद पवार के इस फैसले से नाराज हो गए। अजीत पवार के सहयोगियों का ये मानना था कि उनको दरकिनार करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उनके चाचा उनको मुख्यमंत्री बनाने से रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। फिर 2009 के बाद अजीत पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सूले राजनीति में एंटर करती हैं, और यहीं से फिर दरार पड़ने लगती है। शुरुआती दौर यही कहा जाता है। अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक ही राजनीतिक घराने से आते तो हैं, लेकिन दोनों की राजनीति बहुत अलहदा है। शरद पवार कभी भी स्पष्ट तौर पर नहीं बात करते थे, एज इन वो कभी नहीं बताते थे कि उनके मन का विचार क्या है और आगे वो क्या करने वाले हैं। लेकिन अजीत पवार को अगर किसी बात को लेकर कुछ कहना होता था तो वो स्पष्ट कहते थे, हाँ को हाँ और ना को ना। वो चूकते नहीं थे कोई बात साफगोई से कहने में। 23 नवंबर 2019 को अजीत पवार ने अचानक देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, और मिलकर सुबह सुबह, आप याद कीजिएगा, मतलब 5:30 बजे का वक्त था, हम सब भी सदमे में थे, सकते में थे कि भैया ये क्या हो गया है। वो सुबह पहुंचते हैं और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। बहुत छोटा सा एकदम ऐसे कमरा सा है, एक पोडियम था और वहां पर एक कैमरा सेट किया हुआ था, और वहीं से वो शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। जबकि शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये सब कुछ, मतलब ये ओथ टेकिंग सेरेमनी, उप मुख्यमंत्री पद जो उनको मिला था, ये सब 80 घंटे रहता है। 80 घंटे के अंदर अजीत पवार इस्तीफा सौंपकर फिर से चाचा के पास आ जाते हैं। फिर 2 जुलाई 2023 को फिर से अजीत पवार बगावत करते हैं और 30 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो रुख ही नहीं करते उस तरफ, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। एनसीपी भी अजीत पवार को मिल जाती है जब जो कानूनी लड़ाई होती है उसमें। लेकिन आज अजीत पवार नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सदमे में हैं, सख्ते में हैं, और केवल अजीत पवार गुट ही नहीं, शरद पवार एनसीपी भी एकदम सख्ते में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज के दिन को महाराष्ट्र के लिए बहुत मुश्किल बताया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत को राज्य के लिए बड़ा झटका बताते हुए 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। हमने जमीन से जुड़े एक नेता को खो दिया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर मुख्यमंत्री ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है आज का दिन महाराष्ट्र के लिए सबसे मुश्किल दिन है। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है।
हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। अभी कुछ दिन पहले हमने देवेंद्र फडणवीस साहब का इंटरव्यू लिया था न्यूज़ 18 इंडिया पर। हमने बहुत सारे नेताओं के बारे में उनसे पूछा और जब अजीत दादा पवार के लिए उनसे पूछा गया, और मैं चाहूंगी कि वो बयान ज़रूर हम निकालें और कैसे अजीत पवार को देखते हैं सीएम साहब। उन्होंने कहा था कि मैंने इनसा स्पष्ट नेता नहीं देखा, जो है वो है, आइडियोलॉजी कुछ भी रहे, बहुत प्रैक्टिकल इंसान और जुझारू नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता। और वही बात आज देवेंद्र साहब कह भी रहे हैं। अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे हैं और मेरे तमाम इस वक्त साथी रिपोर्टर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर मौजूद है। देखिए, अभी 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है। बारामती के रास्ते पर है मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता, आपको गाड़ी में इस वक्त नजर आ रहे हैं। नीरज, जब जब सत्र शुरू होता है, सुप्रिया सूले से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में जो तमाम रिपोर्टर्स होते हैं वो सुबह सवेरे पहुंच जाते हैं। सुप्रिया सूले का जो मकान है यहाँ दिल्ली में, वहीं पर मौजूद हैं नीरज। शरद पवार भी वहीं पर आते हैं और आप रवि को देख रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पर एनसीपी का दफ्तर है। रवि, वहाँ पर लोग मौजूद हैं क्योंकि सुबह कुछ लोगों से हमने जब आपकी बातचीत सुनी तो हैरान रह गए थे, मतलब रो रहे थे, बच्चों से बिलख रहे थे। बिल्कुल आपने रूबिका सही कहा। और जो एनसीपी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इस जगह पर एक शोक सभा भी रखी गई है। जो कार्यकर्ता जैसे जैसे इनको खबर मिल रही है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये जो दुखद आज इन लोगों के लिए एक शॉकिंग खबर जैसे ही पता चली, उसके बाद यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया। हालांकि ज़्यादातर जो महाराष्ट्र में जाएंगे, बारामती जाएंगे उनके घर पे, लेकिन जो भी यहाँ पर दिल्ली में उनके कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। इस तरफ अगर कैमरा पर्सन पंकज तोमर दिखाएं कि जो पार्टी का झंडा है उसको भी झुका दिया गया है इस शोक में, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शोक है। और दूसरी बात यह है कि अजीत दादा पवार जब आते थे दिल्ली तो यहाँ पर पार्टी कार्यालय आते थे, तो नवीन जी पार्टी कार्यालय जब आते थे तो किस तरीके से लोगों से मिलते थे? उनका आना बहुत कम हुआ, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र के लिए वो ज़्यादा समर्पित थे और यहाँ प्रफुल्ल पटेल साहब बागडोर लिए हुए थे, लेकिन आते थे अजीत दादा तो सबसे बारी बारी से मिलते थे। सभी कार्यकर्ताओं को मौका देते थे अपनी बात कह सके और बहुत आह्लादित रहते थे। बोले कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पार्टी को आप किसी से कमतर ना समझें, आपको जो कुछ करना है बेटरमेंट के लिए आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कार्यकर्ता कितनी दुखद खबर है आज के लिए? बस ये कहने के लिए शब्द ही नहीं है। हाँ। मेरे तो एक तरीके से पिता तो ले थे, बस और ज्यादा कुछ कहूँगा तो दुख छलक जाएगा। आप बताएं, आपके लिए कितनी शॉकिंग है खबर? मुझे बहुत दुख हुआ था जिस समय मैंने ये खबर सुनी थी, तो बहुत दुख हुआ था मुझे। और मैंने पार दादा को भी फ़ोन किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनसे बात नहीं हो पाई मेरी। मैंने अपनी संवेदना व्यक्त की है उनसे। और मैं आज से नहीं, मैं एनसीपी में, जब से एनसीपी का जन्म हुआ तब से मैं एनसीपी में था। मैं इस समय नेशनल लीगल सेल कन्वीनर हूँ। मैं अपनी टीम की तरफ से दादा को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमने आज एक बहुत बड़े नेता को खो दिया है और एक युग का अंत भी हो चुका है। मेरे पास और इसके ज़्यादा और शब्द नहीं हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भी कुछ लोग हैं। आप क्या एनसीपी के मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एनसीपी वाइस प्रेसिडेंट? दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट। क्या कहना चाहेंगे जैसे आपको खबर ये पता चली? भाई बड़ी अफसोसजनक खबर है, बहुत दुखद खबर है। हमारे तो समझो कि हमारे बाप का साया हमारे से उठा है। और जब हमारे राजेश कटरा जी हैं, उन्होंने मेरे को बताया, मेरे दो कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सुबह 9 बजे के करीब फ़ोन आया उनका। तो ऐसे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हमारे बाप का साया हमारे सर से उठ गया। अच्छा जी। आपकी मुलाकात कभी यहाँ पर दिल्ली में उनसे होती थी? हाँ, 2-3 बार हुई है मुलाकात उनसे। अच्छा। हमारे सर वीरेंद्र सर हैं, उनके साथ हुई है। कैसे, मतलब किस तरीके से बातचीत आप लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से वो लोग करते थे? बेसिकली उनका काम ये था कि आपने अगर काम करना है जनता के लिए तो आप यहाँ पे आओ। हाँ।
या अपने पॉलिटिकली जो भी आप कर सकते हो जनता की भलाई के लिए। मुझे अभी तक याद है कि हम लोग एक रूम में बैठे थे और हमारे जो वीरेंद्र सर हैं उनको वीरेंद्र दादा बोलते थे वो। तो ऐसी बातचीत चली कि सर कैसे काम कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक शेर सुनाया, कहते वीरेंद्र जी आपको एक बात बताता हूँ कि ना तो सरकार मेरी है दिल्ली में, ना तो सरकार मेरी है और ना फरमान मेरा है। अच्छा, ना ही ये नाम मेरा है और ना ही अभिमान मेरा है। अच्छा, एक बात बताऊं वीरेंद्र दादा आपको कि ये हिंदुस्तान मेरा है, मैं इस हिंदुस्तान का और ये हिंदुस्तान मेरा है। ठीक है। ये जो यादें हैं जुड़ी हुई उनसे और तमाम लोग शेयर कर। नवीन जी ये बताइए कि कुछ विधायकों को लेकर आप चर्चा कर रहे थे, कोई कहानी बता रहे थे, 4-5 जो विधायक आए थे। हाँ, ऐसा था कि दादा जनता दरबार में बैठे हुए थे। हाँ। 5-6 विधायक, ये महाराष्ट्र की घटना है। 5-6 विधायक आए और उनके लिए सीटें खाली नहीं थी। अच्छा। तो जनता जनार्दन जो बैठे हुए थे अपने काम के लिए, उनको उठाने की बात चलने लगी। इस पर दादा ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई कौन लोग हैं, इतना हलचल क्यों कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि 5 विधायक आए हैं, उनको पास बुलाए। दादा ने कहा कि आपको टिकट कौन देता है। तो आप देते हैं दादा। जिताता कौन है। तो दादा आप जिताते हैं। और आपको पता है कि वोट हमको कौन देता है, जनता देती है। और आप जनता को कहते हैं नीचे बैठने के लिए। आप नीचे बैठोगे, जनता जहां बैठी वहीं रहेगी। हम दंग रह गए और हमको विधायकों को बोल दिया आप नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठिए। और जनता कुर्सी पर बैठी रहेगी, उसको उठने की जरूरत नहीं है। तो जनता के प्रति इतना समर्पित नेता होता है, हम तो अवाक रह गए देखकर। देखिए आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से? मेरा नाम कुलदीप कदलबजू, मैं एक्स चेयरमैन हूँ दिल्ली कोर कमेटी का। अच्छा। तो ये हमारे लिए बड़ा दुखित समाचार है जो सुबह सुबह करीब 9 बजे के करीब हम लोगों को पता लगा। पार्टी फुली उत्साह में थी, कैसे वो गाइड करते थे पार्टी को हर जगह और कैसे हम आगे बढ़ते थे। और मेरे ख्याल से इस पार्टी का कद उनके नेतृत्व में बहुत ऊंचा चला गया है। और वहाँ से ये दुखित समाचार आना और ये घटना हमारे लिए बहुत ही दुखित। अच्छा, एक चीज, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन है, एक खबर में एक सवाल लेना चाहूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि ये हादसा है या साजिश, मतलब एक तरीके से इशारा कर रहे हैं और एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। हमने सीबीआई मांग भी की है ना। वो सीबीआई, देखिए ये हादसा है या साजिश, ये तो जांच की बात है। तो हमने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है, वो मामूली लीडर नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से अजीत दादा पवार को याद किया जा रहा है, आप उनके कार्यकर्ताओं को सुन रहे, पार्टी के मौके से जो तस्वीरें आई हैं, चश्मदीद जो बता रहे हैं, विमान रनवे के पास नीचे आया, जोरदार विस्फोट हुआ और आग लग गई। अजीत पवार के विमान क्रैश की घटना इस वक्त सबको सकते में डाल गई है। आणि आमच्या पाठीमागेच विमानतळ म्हणजे एरोप्लेनची धावपट्टी आहे आणि ते आम्ही बाहेर काम करत असताना अगोदर आलेलं विमान ते आम्ही म्हणजे पाहिलेलं, पण ते असं चांगलं गेलेलं, वरून उडून गेलं, ते रिटर्न फिरून परत माघारी आलं आणि गावाकडे गेलं. गावाकडून आल्यानंतर ते खूप खाली म्हणजे आलतं आणि खाली आल्यानंतर आम्ही बाहेरच होतो. ते असं वरती जायचं, ते धावपट्टीच्या कडेला असं ते क्रॅश झालं आणि क्रॅश झाल्याबरोबर असं पलटी होऊन त्याचा असा मोठा स्फोट झाला. मग आम्ही पाहिलेलं, आम्ही बाहेरच होतो तेव्हा, म्हणजे 8:45 पावणे 9ला ही घटना झालेली. मग आम्ही खूप घाबरलेलो. आमच्या घराच्या पाठीमागे त्याचे पाठ हे सगळे पडलेले होते आलेले. मग आम्ही सगळे म्हणजे पट्टीवरती माणसं आहेत ना एरोप्लेनची, त्यांना फोन केलं, त्यांना कळवलं. ते नंतर आले, पोलीस हे आले, मग ते अग्निशामक आला आणि ते खूप मोठा म्हणजे जाळ झालेला 15 मिनिटं असा विजत नव्हता. ते सगळे आले असे म्हणजे उभा राहिलेले. मग नंतर विजवला दिल्या आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहीत नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं. त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखलं की हे दादाच आहेत, पण आम्हाला माहीत नव्हतं आणि ही घटना खूप दुर्दैवी घडली, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे. तो वो जो रनवे है, रनवे के बिल्कुल बगल में कोई मकान है, वहाँ पर ये महिला रहती हैं और ये बता रही थी कि उस वक्त पूरा हादसा क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर एक डेड बॉडी दिखी, उसमें हाथ में जो घड़ी थी, उस घड़ी से अजीत दादा पवार की जो है वो पहचान हुई, ऐसा वो बता रही हैं. सोचिए
उनका सिंबल भी घड़ी, और बहुत फख्र से वो यहाँ सीने पर घड़ी वाला एक चिन्ह जो है लगाया करते थे। जब भी इंटरव्यू देते थे पहले बुलवाते थे कि वो घड़ी कहाँ है, वो लाओ, और उसके बाद वो अपने सीने पर उसे लगाते थे। और जब मैंने एक दफ़ा उनसे ये पूछा कि दादा हमेशा इस घड़ी के साथ ही आप रहते हैं, इसके बगैर भी तो इंटरव्यू दिया जा सकता है, तो मुस्कुरा कर बोले वक्त अपने साथ रखता हूँ। और आज वक्त ने ये सितम किया है कि अजीत दादा पवार का विमान क्रैश हो जाता है, वो भी उस वक्त जब वहाँ पर लोकल बॉडीज़ के चुनाव चल रहे हैं।